हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड नॉट अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। हिंदी में किसने कहा संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। ऑप्शंस देख लीजिए, लॉक हैं, प्लेटो हैं, हीगल हैं, रूसो हैं। वीडियो को पॉज किया करिए और सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा करिए। लास्ट में देखा करिए आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही अटेम्प्ट किए हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हीगल ने ही ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ गॉड नॉट अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। हीगल संवैधानिक शासन प्रणाली के समर्थक थे और उन्होंने ही ये बात कही कि राज्य की आज्ञा का जो पालन करेगा वही स्वतंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि हीगल पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। आपको दो बात पता चल गई, एक कि हीगल संवैधानिक राजतंत्र को सपोर्ट करते थे और दूसरा हीगल सकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लेटोस 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्च्यू। प्लेटो के पुण्य के 4 घटकों के सही क्रम को पहचानें। फर्स्ट है जस्टिस, सेकंड है करेज, थर्ड टेम्परेंस, फोर्थ विजडम। न्याय, साहस, संयम और बुद्धिमत्ता। आपको इनको एक सीक्वेंस में लगाना है जिस सीक्वेंस में प्लेटो ने इन्हें अपनी बुक रिपब्लिक में मेंशन किया था। प्लेटो ने बताया था कि 4 ऐसी वर्चू हैं जो स्टेट में होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस के लिए ये चारों पॉइंट्स जरूरी हैं। एक आइडियल स्टेट में ऐसे वर्चूज होने चाहिए। ये बात प्लेटो ने ही अपनी बुक रिपब्लिक में मेंशन की थी। अब आपको यहां इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा विजडम, फिर करेज, फिर टेम्परेंस और लास्ट में आएगा जस्टिस। अब प्लेटो ने कहा था कि विजडम किस क्लास के अंदर? फिलोसोफर क्लास के लोगों के पास विजडम होती है, और करेज सोल्जर क्लास के पास, और थर्ड टेम्परेंस है जो कि वर्कर क्लास के पास। अब इसका सीक्वेंस क्या हो गया? फोर्थ है, सेकंड है और थर्ड है और फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड में स्टेटमेंट और रीजन। एज ऑलवेज मैं बताती हूँ कि स्टेटमेंट्स और रीजन एग्जाम में बहुत आते हैं। ये नेट का एग्जाम है, यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, स्टेटमेंट क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक डेमोक्रेट है। रीजन दिया है कि ऑल द पीपल्स आर फिट फॉर डेमोक्रेसी, इसलिए है, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए सभी लोग फिट हैं। क्या यही कारण है जेएस मिल का रिलक्टेंट डेमोक्रेट होने का? बताइए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को, या दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन गलत है और स्टेटमेंट सही है? बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। क्या है कि जेएस मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। ये बात सही है। जेएस मिल डेमोक्रेसी को एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र ही एक अकेला ऐसा रास्ता है जिससे कि हम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस को आसानी से पा सकते हैं। यानी स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब रीजन, डेमोक्रेसी के लिए सभी लोग फिट हैं, ये बात जेएस मिल ने नहीं की थी। जेएस मिल जी का मानना था कि डेमोक्रेसी एक तोहफा नहीं है फ्री का, जिसे हम सबको बांटते हैं। डेमोक्रेसी सारे लोगों के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि रीजन गलत है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग एज होम फेबा। निम्नलिखित में से कौन होम फेबा के रूप में मानव के बारे में सोचा था? किसने बताइए सोचा था होम फेबा के रूप में? सेंट साइमन ने, गुजेट ने, कार्ल मार्क्स ने या सिस्मोंडी ने? ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करे। क्वेश्चन लगाने से आप बच नहीं सकते, वरना आप एग्जाम में कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, आए या ना आए। आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको ये तो नहीं आता, आपने तो उसको पढ़ा ही नहीं अभी तक, आपको पढ़ने की इसको जरूरत है। इसलिए सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किया करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स ने ही ह्यूमन बीइंग को होम फेबा कहकर पुकारा था। देखिए, ह्यूमन बीइंग होमोसैपियंस के भी नाम से जानते हैं, पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि होमोसैपियंस का अर्थ है मैन द नोवर, आदमी जो सब जानता। लेकिन होमोफेबर का क्या मतलब था जो मार्क्स ने दिया कि मैन द लेबरर, कि ह्यूमन इस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है थ्रू टूल्स। वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए। और ये बात कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड बेंथम्स फिलॉसफी एज पिग फिलॉसफी। हिंदी में निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन को सुअर दर्शन की आलोचना की, उसे सुअर दर्शन कहकर पुकारा? ऑप्शन देखिए, लेस्ली स्टेफन ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्लाइल ने या जेएस मिल ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी एक इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्लाइल ने ही बेंथम के दर्शन को सुअर दर्शन कहकर पुकारा था। कार्लाइल का मानना था कि जो बेंथम की फिलॉसफी है उपयोगितावाद, उसमें ये कहते हैं कि प्लेजर पाने के लिए कुछ भी करो। ये बात गलत है और ये बात कार्लाइल ने अपनी लेटर डे पैम्फलेट में की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, हु गेव प्रोमिनेंस टू द टर्म रिपब्लिक इंस्टेड ऑफ स्टेट। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? मैकियावेली ने, बोदिन ने, सेबाइन ने या फिर हॉब्स ने? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी बोदा ने ही स्टेट की जगह पर रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया था। इनका मानना था कि जो संप्रभु है वो केवल भगवान को ही जवाबदेही है, यानी उसकी जवाबदेही अगर बनती है तो सिर्फ भगवान को। इट मीन्स सॉवरेन इज ओनली अकाउंटेबल टू गॉड, और वो स्टेट पर रूल करेगा। और ये बात बेंथम ने अपनी बुक 6 बुक ऑफ रिपब्लिक 1576 में जो पब्लिश हुई थी उसी में इन्होंने ये बात की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु हैज जस्टिफाइड द वर्च्यू ऑफ लॉयन लाइक ब्रेवरी एंड फॉक्स लाइक इंजेन्युइटी फॉर अ किंग। किसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी के गुण को उचित माना है? ऑप्शन देख लीजिए, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या एरिस्टोटल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने राजा के लिए ये बात कही थी कि उसके पास शेर जैसी बहादुरी होनी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी? ये भी आसान क्वेश्चन है, जिसको आता है अच्छा है, जिसको नहीं आता वो जान ले कि ये बात मैकियावेली जी ने कही थी। और कहाँ पे की थी? अपनी बुक द प्रिंस में। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया था कि राजा को आवश्यकता पड़ने पर छल, धोखा व बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको इसका आंसर मिल गया? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
स्टेटमेंट ए देखिए, रूसो सेड दैट द पर्सन इज ग्रीडी एंड सेल्फिश। रूसो ने बताया कि व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है। बी है, नेचुरल राइट्स हैड नो प्लेस इन रूसोज थॉट्स। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए या ओनली बी, या ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट ए देखते हैं कि रूसो सेड दैट द पर्सन इज ग्रीडी एंड सेल्फिश। ये बात रूसो ने नहीं कही थी। रूसो व्यक्ति को लालची और स्वार्थी बिल्कुल नहीं मानते थे, हॉब्स मानते थे। और बी है, नेचुरल राइट्स हैज़ नो प्लेस इन रूसोज थॉट। ये बात बताइए सही है या गलत। ये बात बिल्कुल सही है। रूसो जी ने अपने विचारों में प्राकृतिक अधिकारों को जगह नहीं दी थी। किसने दी थी? जॉन लॉक ने दिया था। नेचुरल राइट की अगर बात किसी ने की थी तो जॉन लॉक ने ही की थी कि प्राकृतिक अधिकारों को हमें सॉवरेन संप्रभु को नहीं देना चाहिए, ये अधिकार हमारे पास तक ही सीमित रहना चाहिए, इन पर सिर्फ हमारा हक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए गलत है और स्टेटमेंट बी सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फार एज जॉन रॉल्स राइटिंग आर कंसर्न। जॉन रॉल के लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि जॉन रॉल्स ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। अ थियरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, जस्टिस सर्व्ड। देखिए ऑथर और बुक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें आपको एक वीडियो में सारे ऑथर्स और उनकी बुक मिल जाएंगी। होप इट विल हेल्प फॉर यू। तो आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये सबको पता होगा कि ये जॉन रॉल्स की बुक थी, 1971 में पब्लिश हुई। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इसके पहले भी मैंने इस बुक का जिक्र किया था अपने वीडियो में। ये कब पब्लिश हुई? 1993 में। ये भी जॉन रॉल्स की बुक थी। अब सी है द लॉ ऑफ पीपल्स। क्या ये बुक जॉन रॉल्स की है? ये जॉन रॉल्स की बुक बिल्कुल है, 1993 में पब्लिश हुई थी। डी है जस्टिस सर्व्ड। ये बुक बिल्कुल भी जॉन रॉल्स की नहीं है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये तीनों ही किताबें जॉन रॉल्स जी ने लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर। किसने नारा लगाया कि प्रकृति की ओर लौट चलो? प्लेटो ने, लेनिन ने, रूसो ने, या फिर मैकियावेली ने? बताइए। बैक टू नेचर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रूसो ने ही बैक टू नेचर का स्लोगन दिया था। रूसो जी ने कहा कि समाज में अत्यधिक विकास और संपत्ति के उदय के कारण कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो लुप्त होती जा रही है और मनुष्य तो अपनी नैतिक मूल्यों को ही भूल गया है। मोरल वैल्यूज़ जो ह्यूमंस के पास होनी चाहिए वो भी लोग भूल चुके हैं। इसलिए इन्होंने ये बात कही कि हमें प्रकृति की ओर लौट चलने की बात कही। इसका मतलब नहीं कि हमें इतिहास की तरफ जाना है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने नैतिक मूल्य जो हमने खो दिए हैं, हमें उन्हें वापस से गेन करना चाहिए। ये बात रूसो ने ही कही थी और इसी बात के कारण मैक्सी ने रूसो को चाइल्ड ऑफ नेचर कह के पुकारा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु हैज कॉल्ड द गवर्नमेंट अ ट्रस्ट और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। किसने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी?
हॉब्स ने, सेबाइन ने, लॉक ने या बार्कर ने? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लॉक, यानी कि जॉन लॉक ने गवर्नमेंट को एक ट्रस्ट और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहकर पुकारा था। जॉन लॉक सीमित और संवैधानिक शासन को सपोर्ट करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं होगा। द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन प्रपाउंडेड बाय। संपत्ति का प्रवेश सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यहां पर किसके मेंशन नहीं है, जॉन लॉक के, जॉन रॉल्स के, नॉजिक के या रूसो? बताइए किसने संपत्ति का प्रवेश सिद्धांत दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक जी ने ही एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात की है। इन्होंने इसमें जस्टिस से रिलेटेड बातें की और संपत्ति को लेकर भी बातें की। इन्होंने जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज तो नहीं किया, पर जॉन रॉल्स ने जो बातें कही थी कि हमें अगर कहीं पर कोई बहुत अमीर है और गरीब है, एक इनइक्वालिटी है, तो उसको जस्ट करने के लिए ऐसा करना है कि अमीर आदमी गरीब आदमी की मदद करे। ऐसा नहीं है कि अगर अंबानी जी कमा रहे हैं तो सारा अपने पास रख लें, नहीं, वो लोगों को एक काम दें अपनी कंपनी में। इस तरह से कहीं ना कहीं अगर इनइक्वालिटी होगी भी तो जस्टिफाइड हो जाएगी। पर नॉजिक जी का ये मानना बिल्कुल नहीं था। इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनजस्ट है, ये किसी के अधिकारों का हनन है, ये वायलेशन ऑफ राइट्स है, वो प्रॉपर्टी पर उसका हक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे जबरदस्ती करिए, स्टेट इंटरफेयर करे, जबरदस्ती करे कि आप अपनी कुछ संपत्ति उसको दे दीजिए या अपनी कंपनी में उसको काम दे दीजिए। इसी बात को नॉजिक जी ने इस थ्योरी में कहा था। देखते हैं, अब इनकी बुक एक जान लीजिए आप कि एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक की एक इंपॉर्टेंट बुक है, 1974 में ये बुक पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी? मार्क्सवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन का योगदान है? ए स्टेटमेंट देखिए, हिज थ्योरी ऑफ द पार्टी एज द वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटारिएट विच गाइड्स द मासेस बोथ आफ्टर एंड बिफोर द रेवोल्यूशन। पार्टी का उनका सिद्धांत सर्वहारा वर्ग का मोहरा जो क्रांति से पहले और बाद में जनता का मार्गदर्शन करता है। ये बात लेनिन ने कही थी। बी है हिज थ्योरी और कैपिटलिस्ट इंपेरियलिज्म विच ही हैड टू कंस्टिट्यूट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उनका सिद्धांत या पूंजीवादी साम्राज्यवाद जिसे उन्होंने पूंजीवाद के मध्यस्थ चरण का गठन करने के लिए रखा था। सी है हिज वर्जन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोलेटेरियन स्टेट। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उसका संस्करण। डी है हिज थ्योरी ऑफ द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांति की रणनीति और रणनीति का उनका सिद्धांत। इनमें से लेनिन का कौन सा योगदान है मार्क्सिस्ट की थ्योरी में, आपको ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ए स्टेटमेंट हिज थ्योरी ऑफ द पार्टी एज ए वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटारिएट विच गाइड द मासेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन। ये बात लेनिन ने करी थी। फिर सी है हिज वर्जन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोलेटेरियन स्टेट। ये भी बिल्कुल सही है। और डी है हिज थ्योरी ऑफ द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए, सी और डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और बी, ऐसी बात कहीं भी लेनिन जी ने नहीं की है कि हमें पूंजीवादी साम्राज्यवाद है उसे मध्यस्थ चरण का गठन करना चाहिए पूंजीवाद के, ऐसा कोई भी बात लेनिन ने नहीं की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू?
ए है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डसन थ्योरी, यह रिकार्डसन के सिद्धांत का विस्तार है। बी है लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ लेबरर्स, श्रम शक्ति मजदूरों के मस्तिष्क मांसपेशियों और तंत्रिका के बराबर होती हैं। सी द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेंट इन इट, प्रत्येक वस्तु का मूल्य मात्रा या श्रम के अनुपात में नहीं होता है। डी है द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर्स आवर दैट इंटर इनटू इट्स प्रोडक्शन, श्रमिक को उसके उत्पादन में प्रवेश करने वाले श्रम घंटों की संख्या के अनुपात में एक मूल्य का भुगतान किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक सरप्लस वैल्यू की थ्योरी दी थी। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से फीचर उस थ्योरी में थे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी और डी। ए है कि ये एक्सटेंशन है रिकार्डसन थ्योरी की, और बी है कि लेबर पावर इक्वल द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ लेबरर्स, ये भी बात है। डी है कि उन्हें जिस तरह से वो काम करें उसी प्रपोर्शन में उनको पैसे दिए जाएं उनके श्रम के। लेकिन सी स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेंट इन इट, ये बात मार्क्स की सरप्लस वैल्यू की थ्योरी में नहीं थी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन, हु लॉन्च द कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति का शुभ आरंभ किसने किया? फ्रेंच फैनॉन ने, माओ जेडोंग ने, हन्ना आर्डेंट ने या मैरी वोllstonecraft ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कल्चरल रेवोल्यूशन। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर, क्या आपने इससे पहले कल्चर रेवोल्यूशन का नाम सुना है? अगर आप पढ़े होंगे सारे वेस्टर्न थिंकर्स को तो आप इसका आंसर कर पाएंगे कि सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ किसने किया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जी ने ही कल्चर रेवोल्यूशन की स्टार्ट किया था। कहाँ पर? चाइना में। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर थे। 1966 से 1976 तक इन्होंने लीड किया और इनका मानना था कि जो चाइना में करंट पार्टी की जो लीडरशिप है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए इन्होंने ये क्रांति की थी। आज देखिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आप जो भी स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। देखिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन पाएगी। अचानक से एग्जाम में जाकर बैठने से क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किया करिए, और अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करिए। और अपने उन सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जो भी स्कोर करते हैं आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तभी आप अच्छे से वहाँ पर नेट की या जेआरएफ की कट ऑफ क्रॉस कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।